तो बच्चे लोग आज हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, डेप्रिसिएशन। और ये भी एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है और इस चैप्टर से क्वेश्चंस आते हैं। तो बच्चे लोग, डेप्रिसिएशन क्या है, डेप्रिसिएशन का एंट्री क्या होता है, ये आप जर्नल से पढ़ते आ रहे हो, ठीक है। तो फिक्स एसेट का जो वैल्यू घटता है उसको हम क्या बोलते हैं, डेप्रिसिएशन। तो बच्चों लोग चलो डेप्रिसिएशन मीनिंग थोड़ा सा और डिटेल में जानते हैं कि डेप्रिसिएशन है क्या। देखो क्या लिखा है, डेप्रिसिएशन इज द परमानेंट एंड कंटिन्यूअस डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ टंजिबल फिक्स एसेट्स। जैसे बिल्डिंग हो गया, मशीन हो गया, फर्नीचर हो गया। लैंड नहीं बच्चों, लैंड का वैल्यू बढ़ता है, घटता नहीं है, ठीक है, एक्सेप्ट लैंड। और ये जो वैल्यू घटता है ना बच्चों लोग, ये परमानेंट होता है। मतलब जो वैल्यू घट गया वही वैल्यू वापस ऐड नहीं होगा एसेट में। और ये कंटिन्यूस डिक्रीज है, मतलब रेगुलर घटता है, हर साल घटता है, ठीक है। क्यों घटता है, कारण बहुत सारा होता है ना। देखो, ड्यू टू यूसेज, मतलब यूज, कांस्टेंट यूज, है ना। जितना ज़्यादा यूज करेंगे उतना ज़्यादा वैल्यू घटेगा। ड्यू टू पैसेज ऑफ टाइम, जैसे जैसे टाइम पार होगा एसेट का वैल्यू घटेगा। जैसे पेटेंट, कॉपीराइट, है ना, इनका जो वैल्यू घटता है, ये घटता है ड्यू टू पैसेज ऑफ टाइम। ऑब्सोलेंस, को नया टेक्नोलॉजी आया है मार्केट में, नया एसेट आया है जिसका प्रोडक्शन कैपेसिटी ज़्यादा है, तो जो पुराना एसेट है वो ऑब्सोलेट हो जाएगा, आउटडेटेड हो जाएगा, तो उसका वैल्यू घट जाएगा। एक्सीडेंट, आपको पता है एक्सीडेंट से एसेट का वैल्यू घटता है। और भी कारण हो सकते हैं, है ना। तो सर हम तो इतना जानते हैं कि जो एसेट का वैल्यू घटता है उसको क्या बोलते हैं, डेप्रिसिएशन। चलो ठीक है, क्या करेक्टरिस्टिक्स है डेप्रिसिएशन का, क्या फीचर्स है, मैं तो बोल दिया, मीनिंग में सारा तो बोल दिया। डिक्लाइन इन द वैल्यू ऑफ एसेट, डेप्रिसिएशन में क्या होता है, एसेट का वैल्यू घटता है। कौन सा एसेट, सर टांजिबल फिक्स एसेट का, खाली लैंड को छोड़ के। परमानेंट डिक्रीज, जो डेप्रिसिएशन है वो परमानेंट डिक्रीज है इन द वैल्यू ऑफ एसेट, मतलब जो वैल्यू घट जाएगा वो वापस ऐड नहीं होगा। कंटिन्यूस प्रोसेस, डेप्रिसिएशन कंटिन्यूस प्रोसेस है बच्चों लोग, मतलब एसेट का वैल्यू रेगुलर घटता है, हर साल घटता है किसी न किसी कारण से। मतलब नॉन कैश एक्सपेंसेस, जैसे जब रेंट देते हैं, जब सैलरी देते हैं तो पैसा जाता है, आप लिखते हो रेंट टू कैश, सैलरी टू कैश, मतलब वो सब कैश एक्सपेंसेस हैं। बट डेप्रिसिएशन का एंट्री आप क्या पास करते हो, डेप्रिसिएशन टू एसेट, मतलब इसमें कैश नहीं जाता है बिजनेस से, इसलिए बोला गया ये नॉन कैश एक्सपेंस है। कंसर्न्स ओनली टंजिबल फिक्स एसेट्स, बच्चों डेप्रिसिएशन जो टर्म है ये केवल हम टंजिबल फिक्स एसेट्स के लिए वर्ड यूज करते हैं, मतलब जो टर्म डेप्रिसिएशन यूज करते हैं केवल टंजिबल फिक्स एसेट्स के लिए। तो सर जी फिर इंटैंजिबल फिक्स एसेट क्या यूज करते हैं, सर एमोर्टाइजेशन। और सर जो वेस्टिंग एसेट्स होता है जैसे माइंस होता है ना, उनके लिए क्या यूज करते हैं, तो उनके लिए हम यूज करते हैं डिप्लेशन, डिप्लेशन, ठीक। एलोकेट्स कॉस्ट ओवर यूजफुल लाइफ ऑफ एसेट, जैसे मान लो एसेट का कॉस्ट 1 लाख है, लाइफ है 10 साल एसेट का, इसका मतलब हर साल 10,000 वैल्यू घटेगा, है ना। इसका मतलब कॉस्ट क्या हो गया, 10 साल में डिवाइड हो गया इसका मतलब, है ना। मतलब कॉस्ट जो है 10 साल में डिवाइड हो गया, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, इस तरह से, है ना। कॉस्ट ही डिवाइड हो गया 10 साल में, ठीक है। नेक्स्ट, कॉजेस ऑफ डेप्रिसिएशन, कारण क्या है। तो कारण तो आपको पता है, बहुत सारे बच्चों को पहले से, कांस्टेंट यूज, है ना। चलो यूज के कारण क्या होता है, फिक्स एसेट का वैल्यू घटता है, ठीक है। यूज करने से क्या होता है, वेयर एंड टियर होता है, मतलब एसेट में टूट फूट होता है, तो जितना ज़्यादा यूज होगा उतना ज़्यादा टूट फूट होगा, उतना ज़्यादा वैल्यू घटेगा एसेट का। एक्सपायरी ऑफ टाइम, मतलब पैसेज ऑफ टाइम,
जैसे आपने पेटेंट हुआ, कॉपीराइट हुआ, ये एक फिक्स पीरियड के लिए होता है। जैसे वो पीरियड समाप्त होता है तो उसका पेटेंट और कॉपीराइट का वैल्यू क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है, घट जाता है। मतलब मान लो पेटेंट कराए हैं 10 साल के लिए, 1 लाख दिए थे, तो जैसे 10 साल एंड होगा पेटेंट का वैल्यू जीरो हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जीरो। मतलब हर साल कितना उसका वैल्यू घटेगा, 10,000। लेकिन इसको हम डेप्रिसिएशन नहीं बोल के क्या बोलते हैं, एमोटाइजेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, एमोटाइजेशन बोलते हैं। ऑब्सोलेंस बताया था, अगर मान लो नया टेक्नोलॉजी आया है, नया एसेट आया है जिसका प्रोडक्शन कैपेसिटी ज़्यादा है, तो क्या होगा, जो हमारा पुराना एसेट है ना, उसको हम यूज नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मार्केट में अगर सर्वाइव करना है हमको, तो जो नया टेक्नोलॉजी का एसेट आया उसको हमको यूज करना ही पड़ेगा। तो जो पुराना एसेट है वो हमारा आउटडेटेड हो जाएगा, ऑब्सोलेट हो जाएगा, मतलब उसका वैल्यू अपने आप घट जाएगा। जबकि वो एसेट अच्छा कंडीशन में है, गुड वर्किंग कंडीशन में है, फिर भी उसका वैल्यू क्या हो जाएगा, घट जाएगा, है ना, क्योंकि वो एसेट ऑब्सोलेट हो गया है। डिप्लेशन, मैं बताया डिप्लेशन वर्ड यूज करते हैं वेस्टिंग एसेट के लिए, है ना, माइंस के लिए, फॉरेस्ट के लिए, सब के लिए। तो बच्चों लोग, माइन से जब हम कंटिन्यूस एक्सट्रैक्शन करते हैं, मतलब जिससे माइन से कोयला निकालते जा रहे हैं लगातार, तो वहाँ डिप्लेशन होता है। और एक स्टेज ऐसा होता है, आता है कि जब पूरा कोयला क्या हो जाता है, एग्जॉस्ट हो जाता है, फिनिश हो जाता है वहाँ पर। ठीक है। एक्सीडेंट, आपको पता है एक्सीडेंट होने से क्या होता है, एसेट का वैल्यू घट जाता है। नीड, नीड जरूरत क्या है डेप्रिसिएशन चार्ज करने का, दिखाने का जरूरत क्या है डेप्रिसिएशन, बहुत जरूरी बच्चे लोग। पहला, डेप्रिसिएशन से हम बिजनेस का एक्चुअल प्रॉफिट लॉस, ट्रू प्रॉफिट लॉस जान पाएंगे। जैसे मान लो कि अपना इधर दिखा रहा है, देखो ये 2 लाख है, बाकी एक्सपेंसेस मिला के है पीएल अकाउंट का, सर जी ये है 1.5 लाख, डेप्रिसिएशन हमारा है 10,000, तो नेट प्रॉफिट जो आएगा बिजनेस का वो आएगा 40,000। ठीक है ना सर जी, हाँ, नेट प्रॉफिट आएगा 40,000। तो ये बिजनेस का एक्चुअल प्रॉफिट है, ये ट्रू प्रॉफिट है। क्यों आया ट्रू प्रॉफिट, क्योंकि हम डेप्रिसिएशन दिखाए इसीलिए। अगर डेप्रिसिएशन नहीं दिखाएंगे तो आपका प्रॉफिट फिर 40,000 नहीं आएगा, 50,000। मतलब जो एक्चुअल प्रॉफिट है उससे ज़्यादा आएगा प्रॉफिट आपका, है ना, ज़्यादा दिखाई देगा प्रॉफिट आपका। ठीक है सर, हाँ। तो डेप्रिसिएशन क्यों दिखाते हैं, है ना, ट्रू प्रॉफिट और लॉस डिटरमाइन करने के लिए। नेक्स्ट, टू शो ए ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। फाइनेंशियल पोजीशन बच्चों हमको मिलता है बैलेंस शीट से, है ना, पता है आप लोग को। तो मान लो जैसे कि मशीन हमारे पास 1 लाख का है, उसका डेप्रिसिएशन हो गया 10,000, तो डेप्रिसिएशन काटने के बाद मशीन का वैल्यू कितना है, 90,000 है सर, हाँ। डेप्रिसिएशन काटने के बाद मशीन का वैल्यू कितना है, 90,000 है। तो ये 90,000 अगर हम दिखाते हैं तो ये एक्चुअल पोजीशन दिखा रहा है बिजनेस का, है ना, सही फाइनेंशियल पोजीशन दिखा रहा है। लेकिन हम डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे ही नहीं, डेप्रिसिएशन दिखाएंगे नहीं, तो यहाँ 90,000 नहीं आएगा, कितना आएगा, मशीन 1 लाख आएगा, जो गलत है ना। तो इससे जो फाइनेंशियल पोजीशन आएगा बिजनेस का वो सही नहीं आएगा, एक्चुअल फाइनेंशियल पोजीशन नहीं पता चलेगा। ठीक है। तो डेप्रिसिएशन हम क्यों दिखाते हैं, है ना, ट्रू वाला फाइनेंशियल पोजीशन जानने के लिए, ट्रू वाला फाइनेंशियल पोजीशन जानने के लिए। टू प्रोवाइड फंड्स फॉर रिप्लेसमेंट ऑफ एसेट्स। बच्चों जब रेंट देते हैं तो रेंट टू कैश, मतलब बिजनेस से पैसा जाता है। डेप्रिसिएशन टू एसेट होता है, तो डेप्रिसिएशन का केस में क्या होता है, बिजनेस से पैसा बाहर नहीं जाता है, मतलब वो पैसा बिजनेस के अंदर ही रह जाता है। डेप्रिसिएशन को हम पीएल का डेबिट साइड में दिखा देते हैं, मतलब खर्चा साइड में दिखा देते हैं, और उससे प्रॉफिट घट भी जाता है, लेकिन वो पैसा हमारा बिजनेस से नहीं जाता है, हमारा बिजनेस में ही रहता है। तो पैसा एक्युमुलेट होता है, जमा होते रहता है, और जब 10-15 साल के बाद हमारा एसेट या मशीन काम करना बंद कर देता है, तो हम क्या करते हैं, उसके बदले एक नया एसेट ले आते हैं, नया एसेट रिप्लेस कर देते हैं मतलब। और
उसी पैसे से, जो पैसा एक्युमुलेट होके है, जमा होके है बिजनेस में। पर ऐसा कब होगा? जब डेप्रिसिएशन दिखाएंगे तब। अगर मान लो डेप्रिसिएशन दिखा ही नहीं रहे हम लोग, है ना, डेप्रिसिएशन दिखा ही नहीं रहे हैं, तो क्या हमारा बिजनेस में डेप्रिसिएशन का पैसा एक्युमुलेट जमा होकर है? नहीं। तो जब 10-15 साल के बाद एसेट काम करना बंद कर देगा तो हमको धीरे का झटका जोर से लगेगा। तो उस केस में क्या होगा? हमको नया एसेट लाने के लिए क्या करना पड़ेगा? जो बिजनेस का कैपिटल है उसको यूटिलाइज करना पड़ेगा, जो खराब चीज है। या फिर मान लो जो पैसा रखे हैं बिजनेस को चलाने के लिए, जिसको आप वर्किंग कैपिटल बोलते हो, उसको यूटिलाइज करना पड़ेगा, वो भी खराब चीज है। या फिर आपको क्या करना पड़ेगा? बैंक से लोन लेना पड़ेगा। तो उससे क्या होगा? बिजनेस का लायबिलिटी बढ़ जाएगा, टेंशन बढ़ जाएगा, है ना। लेकिन ऐसा कब होगा? जब हम डेप्रिसिएशन नहीं दिखाएंगे तब, डेप्रिसिएशन नहीं चार्ज करेंगे तब। तो डेप्रिसिएशन दिखाना जरूरी है। टू डिटरमाइन द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, है ना। अब हम प्रोडक्शन कर रहे हैं तो उसमें हम सारा खर्चा ले दिखा दिए, रेंट इतना, सैलरी इतना, वेजेस इतना, इलेक्ट्रिक इतना, टेलीफोन इतना, मटेरियल इतना, सब। डेप्रिसिएशन अगर नहीं दिखाएंगे तो हमको कभी भी प्रोडक्ट का एक्चुअल कॉस्ट पता नहीं चलेगा। जब डेप्रिसिएशन दिखाएंगे तो हमको एक्चुअल कॉस्ट पता चलेगा, एक्चुअल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, है ना। और तभी जाके हम सेलिंग प्राइस भी फिक्स कर पाएंगे। मतलब एक तरह से डेप्रिसिएशन आपको कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बताता है सही वाला, और साथ में सेलिंग प्राइस का फिक्सेशन में हेल्प करता है, मतलब। ठीक है। अगर आप डेप्रिसिएशन नहीं दिखाओगे तो आपको एक्चुअल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पता नहीं चलेगा, मतलब जो कॉस्ट आप निकालोगे वो कम रहेगा, है ना। तो सेलिंग प्राइस भी आप फिक्स नहीं कर पाओगे अच्छे से, और जो फिक्स करोगे सेलिंग प्राइस भी कम रहेगा, तो कंपनी को नुकसान होगा, बिजनेस को नुकसान हो सकता है। सर हाँ, टू अवॉइड ओवर पेमेंट ऑफ इनकम टैक्स, जैसे देखो आप डेप्रिसिएशन नहीं दिखाए तो प्रॉफिट 50,000 हो गया, तो इनकम टैक्स 50,000 पे लगेगा, टैक्स 50,000 पे लगेगा। लेकिन जब डेप्रिसिएशन दिखाते हैं तो यहाँ पर अपना प्रॉफिट कितना आ रहा है? 40,000, तो टैक्स भी कितना पर लगेगा? 40,000 पे। तो डेप्रिसिएशन से क्या होगा? अपना टैक्स में सेविंग होगा, है ना। सर हाँ, टू प्रिवेंट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स आउट ऑफ कैपिटल, जैसे मैं क्या बोला आपको कि अभी हमारा ये 2 लाख था, बाकी एक्सपेंसेस हमारा 1.5 लाख था, डेप्रिसिएशन 10,000, तो प्रॉफिट आया 40,000। ठीक है। तो अगर प्रॉफिट 40,000 आया है तो प्रॉफिट का पैसा भी तो 40,000 आया होगा बिजनेस में ना। सर जी हाँ, तो हम डिस्ट्रीब्यूट भी कितना? 40,000 करेंगे, लेकिन डेप्रिसिएशन दिखाए नहीं तो 50,000 हो गया। अब आपको प्रॉफिट दिखाई दे रहा है 50,000, तो मालिक लोग के बीच में बांट भी कितना देंगे? 50,000, जो गलत हो गया, क्योंकि प्रॉफिट का पैसा तो केवल 40,000 ही है। तो इसका मतलब बाकी 10,000 जो डिस्ट्रीब्यूट किए कहां से किए? कैपिटल का पैसा से। तो अगर हम डेप्रिसिएशन दिखाएंगे तो ये प्रिवेंट करेगा, रोकेगा क्या चीज का? द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स आउट ऑफ कैपिटल, है ना। कैपिटल में से डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे। अगर आप प्रॉफिट 50,000 दिखा दे रहे हो लेकिन एक्चुअल प्रॉफिट तो आपका 40,000 ही था, तो बाकी 10,000 जो डिस्ट्रीब्यूट के मालिक लोग बीच में, वो पैसा कहां से गया? कैपिटल में से। नेक्स्ट है फैक्टर्स डिटरमाइनिंग द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन का अमाउंट निकालते समय क्या क्या फैक्टर कंसिडर करेंगे, क्या क्या एलिमेंट कंसिडर करेंगे, क्या क्या पॉइंट कंसिडर करेंगे। ठीक है। बोला है इट इज इम्पॉसिबल टू कैलकुलेट द एक्चुअल अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन। एग्जैक्ट हम नहीं पता कर सकते, एस्टिमेट कर सकते हैं केवल। सही बात है। और डेप्रिसिएशन का अमाउंट एस्टिमेट करते समय क्या क्या फैक्टर कंसिडर करते हैं? कॉस्ट ऑफ एसेट, सबसे पहले कॉस्ट ऑफ एसेट क्या है? बच्चे लोग, जैसे मान लो कि हम एक मशीन खरीदे 80,000 में रायपुर में जाके, तो ये उसका परचेस प्राइस हो गया। फिर रास्ते में भाड़ा दिए 5,000, रास्ते का इंश्योरेंस दिया मान लो 5,000, जिसको हम बोलते हैं ट्रांजिट इंश्योरेंस। फिर लोडिंग अनलोडिंग में भी मान लो खर्चा हमारा हुआ 2,000, है ना। मशीन रायपुर में चढ़ाए, फिर यहाँ उतारे,
फिर मशीन जो लाए हम लोग फैक्ट्री में और उसको इंस्टॉल किए, वहाँ फिक्स किए, उसमें खर्चा हुआ हम लोग का मान लो 10,000। तो टोटल कॉस्ट हो जाएगा 1,02,000। कॉस्ट ऑफ मशीन हो जाएगा 1,02,000। इसका मतलब कॉस्ट ऑफ एसेट में केवल परचेस प्राइस नहीं आता है, फिर क्या आता है, एसेट को खरीदने से लेकर उसको इंस्टॉल करने तक, क्या करने तक, इंस्टॉल करने तक जितना खर्चा होता है सब ऐड होगा। ठीक है, क्या क्या, फ्रेट, परचेस प्राइस में क्या क्या ऐड होगा, फ्रेट, लोडिंग अनलोडिंग चार्जेस, ट्रांजिट इंश्योरेंस, इंस्टॉलेशन चार्जेस एटसेट्रा, है ना। हाँ, अगर लिखा है अगर हम क्या किए हैं, लोन लेके खरीदे हैं तो और उसका इंटरेस्ट दे रहे हैं तो वो कंसिडर नहीं होगा। ठीक है, एसेट खरीदे हैं लोन में तो उसका इंटरेस्ट भर रहे हैं, वो कंसिडर नहीं होगा। ठीक है ना, क्योंकि जो लोन लिए उसका इंटरेस्ट हमको हर साल भरना पड़ेगा, मतलब ये रेगुलर रिकरिंग हो गया, तो रिकरिंग वाला नहीं होता है। देखो ये हम भाड़े, रास्ता का भाड़ा दिए एक बार देंगे, ट्रांजिट इंश्योरेंस एक बार देंगे, लेकिन मशीन को फैक्ट्री में लाने के बाद अगर इसका इंश्योरेंस हर साल जो देंगे मशीन का वो नहीं आएगा। ये एक बार हो, एक बार ये भी एक बार दिए, लोडिंग अनलोडिंग भी एक बार जो दिए हैं उसको वो ला, है ना। मतलब अगर कोई रिकरिंग खर्चा है, जैसे मशीन को हम बार बार रिपेयर करा रहे हैं हर साल, वो नहीं आएगा। हाँ, लेकिन मशीन खरीदते समय कोई डैमेज हो गया और उसको रिपेयर करना पड़ा, मतलब मशीन खरीद के रिपेयर करना पड़ा, मशीन खरीद के रिपेयर करना पड़ा, मशीन खरीद के रिपेयर करना पड़ा, तो वो मशीन का कॉस्ट में ऐड हो गया, ऐड होगा। ठीक है, देखो कॉस्ट ऑफ एसेट में क्या क्या आएगा, परचेस प्राइस, फ्रेट, कमीशन दिए अगर खरीदते समय तो, लोडिंग अनलोडिंग, इंस्टॉलेशन का खर्चा, रिपेयर, लेकिन सेकेंड हैंड एसेट का, या फिर नया एसेट खरीदे हैं रिपेयर करना पड़ा तो जाकर रिपेयर ऐड होगा, है ना। और अगर गवर्नमेंट से कोई सब्सिडी मिल रहा है इस एसेट के लिए तो वो हमको लेस करना पड़ेगा। ठीक है, बाकी जो पॉइंट आप ऐसे रीड खाली मार लेना, ठीक है, लिखने की जरूरत नहीं है, वही लिखा है, लिखा है फर्स्ट टर्म एक्सपेंडिचर जो होता है ना, फर्स्ट टर्म एक्सपेंडिचर वो आएगा कॉस्ट ऑफ एसेट में। जैसे आपका भाड़ा रास्ते का, एसेट को लाते समय, लोडिंग अनलोडिंग, ट्रांजिट का इंश्योरेंस, है ना, वो सब। लेकिन इंश्योरेंस ऑफ एसेट नॉट इंक्लूडेड, देखो लिखा है अगर एसेट का इंश्योरेंस करा रहे हैं तो वो इंश्योरेंस चार्जेस तो आपको हर साल भरना पड़ेगा, तो वो नहीं आएगा, ट्रांजिट इंश्योरेंस आएगा। फिर लिखा है फर्दर एक्सपेंडिचर टू इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ एसेट आर एडेड, मतलब हम क्या किए, एसेट का मतलब मशीन का एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए और खर्चा किए, मतलब हैवी खर्चा किए उसके अंदर, वो आएगा कॉस्ट ऑफ एसेट में। नॉर्मल खर्चा नहीं आएगा, जो हर साल होता है, जो हर साल रिपेयर होता है वो सब नहीं आएगा। फर्दर एक्सपेंडिचर टू मेंटेन द एफिशिएंसी, मेंटेन द एफिशिएंसी वही रिपेयर वगैरह जो करते हैं हर साल का, नॉर्मल रिपेयरिंग जो होते हैं वो सब ऐड नहीं होगा। ठीक है, हाँ मैं यहाँ लिखा हूँ सेकंड पॉइंट में कि आप मशीन का एफिशिएंसी, एसेट का एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए कुछ उसमें एडिशनल काम किए हो, कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी खर्चा किए हो तो वो ऐड होगा। सब्सिडी मिला है गवर्नमेंट से तो लेस होगा बोला हूँ। नेक्स्ट है, तो ये पहला था कॉस्ट ऑफ एसेट, आप समझ गए कि एसेट को खरीदने से लेकर उसको इंस्टॉल करने तक जितना खर्चा होगा सब ऐड होगा कॉस्ट में। चलो एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ ऑफ एसेट, है ना, मतलब जो एसेट हम खरीदे हैं, जो मशीन हम खरीदे हैं, वो उसको हम कितना साल तक बिजनेस यूज कर पाएंगे, कितना साल यूज करेंगे, है ना, उसको एस्टिमेट करना पड़ता है। एग्जैक्ट तो नहीं पता कर सकते कि जो एसेट हम खरीदें एग्जैक्ट कितना साल तक चलेगा, ये तो पता करना इम्पॉसिबल है। तो हम खाली क्या कर सकते हैं, एस्टिमेट कर सकते हैं। जैसे मान लो हम एस्टिमेट किए, क्या एस्टिमेट किए हम लोग कि हमारा जो एसेट है वो 10 साल तक चलेगा केवल, तो ये हो जाएगा उसका एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ ऑफ एसेट, है ना सर। हाँ, फिर है एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू, एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू। तो बच्चों मान लो अभी हम क्या बोले, देखो जो जो एसेट जो मशीन खरीदे हैं उसका कॉस्ट कितना है,
सर जी उसका कॉस्ट तो 1,02,000 आ गया, 1,02,000। और सर जी उसका लाइफ कितना है, 10 साल है, मतलब 10 साल तक ही हमारा एसेट चलेगा। और 10 साल के बाद जब इसका लाइफ खत्म होगा और इसको जब बेचेंगे तो मान लो 12,000 अपने को मिलेगा। कितना मिलेगा, 12,000 मिलेगा। तो इसका एसेट का लाइफ खत्म होने के बाद इसको बेचने से जितना मिलेगा उसको बोलते हैं स्क्रैप वैल्यू। क्या बोलते हैं उसको, स्क्रैप वैल्यू या रेसिडुअल वैल्यू या साल्वेज वैल्यू या ब्रेकअप वैल्यू बोलते हैं। तो अब देखो तो बच्चों लोग, अभी मशीन का हमारा कॉस्ट 1,02,000 है, 10 साल के बाद मात्र मिलेगा 12,000। मतलब 10 साल में एसेट का मतलब मशीन का कितना वैल्यू घट गया सर जी, 90,000 है ना। अभी मशीन का वैल्यू है 1,02,000 है ना, मतलब मशीन का कॉस्ट है भी 1,02,000 और जब 10 साल बाद बेचेंगे तो केवल 12,000 मिलेगा। तो 10 साल में कितना वैल्यू घट गया मशीन का सर, 90,000। मतलब 10 साल में कितना डेप्रिसिएशन हुआ, 90,000। तो हर साल कितना डेप्रिसिएशन हो रहा है सर, 9,000। कितना, 9,000। आराम से निकाल लिए। तो देखो चलो यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिया दिया हुआ है। देखो कॉस्ट है 10 साल, 10 लाख, सॉरी 10 लाख, लाइफ है 10 साल और लाइफ और एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू है कितना, 1 लाख। मतलब अब भी 10 लाख है कॉस्ट। इन 10 साल का जब बेचेंगे तो 1 लाख मिल जाएगा। इसका मतलब 10 साल में कितना मशीन का वैल्यू घट गया, मतलब एसेट का कितना वैल्यू घट गया सर, 9 लाख। 9 लाख वैल्यू घटा 10 साल में। इसका मतलब हर साल कितना घट रहा है, 90,000। कितना, ये हो गया डेप्रिसिएशन पर ईयर। तो बच्चों लोग ये जो मैं क्या बोला, हर 10 साल में कितना वैल्यू घट रहा है, 9 लाख। कैसे निकाले, कॉस्ट से माइनस के स्क्रैप वैल्यू। तो ये जो 9 लाख है इसको बोलते हैं, ये इसको बोलते हैं डेप्रिसिएबल वैल्यू। क्या बोलते हैं, डेप्रिसिएबल वैल्यू। और जो 10 है इसको बोलते हैं क्या, डेप्रिसिएबल लाइफ, है ना। क्या बोलते हैं इसको, डेप्रिसिएबल लाइफ। और ये हो गया आपका डेप्रिसिएशन। ठीक है, तो इसको देखने की जरूरत नहीं, मैं तो लिख दिया ऊपर में सर जी। हाँ वही जो बोला वही लिखा हुआ है। देखो क्या लिखा है, डेप्रिसिएबल वैल्यू कितना है लिखा हुआ है, यहाँ लिखा है डेप्रिसिएबल वैल्यू कितना हुआ, तो मैं बोल दिया 9 लाख। तो कैसे 10 लाख माइनस 1 लाख, 9 लाख। फिर डेप्रिसिएबल लाइफ कितना है, 10 साल, बोल दिया हूँ। ठीक है, तो डेप्रिसिएशन निकल जाएगा कैसे, 9 लाख बाय 10 करने से। मतलब 9 लाख कैसे आया था सर जी, 10 लाख माइनस 1 लाख बाय फिर 10 करने से आपके 90 जो डेप्रिसिएशन निकल गया। मैं जो ऊपर में लिख दिया हूँ इतने, आपको इतने लिखने की जरूरत है। ठीक है, लास्ट में क्या लिखा है, सो डेप्रिसिएशन इज चार्ज्ड ऑन ऑल डेप्रिसिएबल एसेट्स। मतलब डेप्रिसिएशन हम केवल किस पर निकाल सकते हैं, डेप्रिसिएबल एसेट्स के ऊपर। मतलब डेप्रिसिएशन केवल किसका होता है, डेप्रिसिएबल एसेट्स का। सर ये डेप्रिसिएबल एसेट क्या है बताऊंगा, लेकिन आपका बुक में नहीं है, तो आप अगर नहीं पढ़ोगे तो भी चलेगा बच्चे लोग, है ना। डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन ऑल डेप्रिसिएबल एसेट्स ड्यूरिंग इट्स डेप्रिसिएबल लाइफ, मतलब एस्टिमेटेड लाइफ, ऑन इट्स डेप्रिसिएबल वैल्यू, जो 9 लाख में निकाला था, है ना। मतलब डेप्रिसिएबल लाइफ में मतलब 10 साल में टोटल जितना डेप्रिसिएशन होगा उसको बोलते हैं डेप्रिसिएबल वैल्यू। तो 10 साल में टोटल डेप्रिसिएशन कितना हो रहा था सर जी, 9 लाख। तो ये हो गया डेप्रिसिएबल वैल्यू। तो एक तरह से डेप्रिसिएशन क्या है, डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन ऑल डेप्रिसिएबल एसेट ड्यूरिंग इट्स डेप्रिसिएबल लाइफ, मतलब एस्टिमेटेड लाइफ, ऑन इट्स डेप्रिसिएबल वैल्यू, मतलब टोटल जितना डेप्रिसिएशन होगा एसेट का लाइफ में उसको बोलते हैं डेप्रिसिएबल वैल्यू। बट ये आप लोग को लिखने की जरूरत नहीं है, आपका बुक में नहीं होगा, श्योर है। ठीक है, लैंड के बारे में बोला है यहाँ पर। देखो एक होता है फ्री होल्ड लैंड, एक होता है लीज होल्ड लैंड। तो आप फ्री होल्ड मतलब अपने बाप का हो गया, हमारा हो गया, है ना। तो मतलब ये हमेशा हमारा ही रहेगा, हमेशा ही हमारा रहेगा। ठीक है, हमेशा। ठीक है, और इस लैंड का जो लाइफ है अनलिमिटेड है। मतलब लीज होल्ड जैसे लीज पे लिए हैं 20 साल के लिए, और ज़्यादा पीरियड लेते हैं, 50 साल के लिए, 100 साल ऐसा लेते हैं। मान लो 20 साल के लिए लीज पे लिए हैं,
तो इस लैंड का मालिक हम लोग कितना दिन तक रहेंगे? खाली 20 साल तक रहेंगे, कुछ समय तक मतलब। तो ये जो लीज होल्ड लैंड है, इसका जो लाइफ है वो लिमिटेड है। अगर इसका लाइफ लिमिटेड है तो ये हो जाएगा डेप्रिसिएबल एसेट। बट यहाँ पर जो फ्री होल्ड लैंड है, इसका लाइफ क्या है? अनलिमिटेड है, तो ये हो जाएगा डेप्रिसिएबल एसेट नहीं होगा। चलो, अब डेप्रिसिएबल एसेट किसको बोलते हैं लिख दिया हूँ। जिस एसेट को हम एक साल से ज़्यादा यूज कर पाएंगे, यूज करेंगे, जिसका लाइफ लिमिटेड होना चाहिए। चाहे बिल्डिंग हुआ, फर्नीचर हुआ, मशीन, इनका लाइफ लिमिटेड है। कभी ना कभी जाके वो लोग फर्नीचर हमारा खराब होगा ही होगा, टूटेगा फूटेगा ही, मशीन खराब होगा ही होगा, है ना। बिल्डिंग का लाइफ भी खत्म होगा कभी न कभी। बट जो लैंड है, फ्री होल्ड लैंड, जब भी लैंड खाली बोलूंगा मतलब फ्री होल्ड है वो। अगर खाली लैंड बोल रहा हूँ तो फ्री होल्ड लैंड है। तो पहला क्या बोला है? एक साल से ज़्यादा हम एसेट यूज करेंगे, है ना। एसेट का लाइफ लिमिटेड होना चाहिए, और जो एसेट है वो बिजनेस के लिए यूज हो रहा हो, है ना, बिजनेस में यूज हो रहा हो, तब जाके उस एसेट को बोलेंगे डेप्रिसिएबल एसेट, है ना। एसेट को हम एक साल से ज़्यादा यूज कर पाएंगे, एसेट का लाइफ लिमिटेड होना चाहिए, और एसेट का यूज हम बिजनेस के लिए कर रहे हो, तब जाके वो एसेट क्या होगा? डेप्रिसिएबल एसेट। तो इस तरह से देखो, लैंड का यूज एक साल से ज़्यादा करेंगे, पहला कंडीशन पास। सर हाँ, फर्स्ट कंडीशन पास। लैंड यूज कर रहे बिजनेस के लिए, वो भी पास। लेकिन लैंड का जो लाइफ है क्या है? वो अनलिमिटेड है। तो सेकंड कंडीशन फुलफिल नहीं हुआ, इसलिए लैंड क्या है? डेप्रिसिएबल एसेट नहीं है। बट बच्चों, आप लोग ना डेप्रिसिएबल और ये सब चीज, मैं जस्ट बताया हूँ कि अगर कोई बच्चा आगे सीए वगैरह में पढ़ेगा तो उसको काम देगा, इसलिए बता दिया, ठीक है सर। हाँ देखो, इसलिए लिखा सो लीज होल्ड लैंड, लीज होल्ड लैंड मतलब जो लीज पे लिए हैं 20 साल 40 साल के लिए, वो डेप्रिसिएबल एसेट है ना सर। हाँ, मेथड ऑफ रिकॉर्डिंग डेप्रिसिएशन, है ना, मेथड ऑफ रिकॉर्डिंग, ठीक है ना। अभी तो हम इससे पहले मैं जो थ्योरी पढ़ाया था आपको कि डेप्रिसिएशन क्यों दिखाते हैं, है ना, फिर फैक्टर्स ऑफ डेप्रिसिएशन बताया। अब है मेथड्स ऑफ रिकॉर्डिंग डेप्रिसिएशन, मतलब डेप्रिसिएशन को रिकॉर्ड करने का, लिखने का कितना तरीका है, कितना मेथड है बच्चों? दो। पहला, व्हेन प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट इज नॉट मेंटेन, और दूसरा, व्हेन प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट इज मेंटेन, है ना। तो ये मैं आपको बाद में बताऊंगा, बाद में पढ़ाऊंगा, है ना। तो अभी हम फर्स्ट टॉपिक के ऊपर हैं, क्या? व्हेन प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट इज नॉट मेंटेन। बच्चों मतलब यहाँ पर क्या होता है? अगर प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट इज मेंटेन होता तो वहां पर क्या होता है कि डेप्रिसिएशन एसेट अकाउंट में नहीं चार्ज करते हैं, उसको अलग से रखते हैं। यहाँ पर क्या है? व्हेन प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट नॉट मेंटेन, या इसको बोलते हैं डेप्रिसिएशन चार्ज टू एसेट अकाउंट। मतलब इस मेथड में क्या होगा? जितना भी डेप्रिसिएशन होगा हम एसेट अकाउंट में ही चार्ज कर देंगे, ठीक है। और ये सिंपल वाला है, ज्यादा बोलूंगा नहीं, करके बताऊंगा, ठीक है सर। ठीक है, देखो आप एंट्री में लिखा हूं, ये सर कल रीड मारूंगा, आप लोग को आता है। फर्स्ट क्या लिखा है? देखो, एसेट खरीदे, तो एसेट टू बैंक, ठीक है। जनरली मान लो कि बच्चों लोग ये कंपनी का पढ़ रहे हैं हम लोग, हुआ मान लो डेप्रिसिएशन, मान लो ये कंपनी का चैप्टर पढ़ रहे हैं, ठीक है। एसेट टू बैंक, तो आपको पता है कंपनी में सब लेन देन जनरली बैंक से होता है सर। हाँ, एसेट खरीदे, एसेट टू बैंक, फिर डेप्रिसिएशन हुआ हमारा एसेट का, डेप्रिसिएशन टू एसेट, सब आता है सर हम लोग को। अब डेप्रिसिएशन नॉमिनल अकाउंट है सर। हाँ, इसको क्लोज करेंगे कहाँ? बाय ट्रांसफर टू पीएल अकाउंट। तो डेप्रिसिएशन यहाँ डेबिट हुआ था, तो जब ट्रांसफर करोगे तो डेप्रिसिएशन क्रेडिट होगा, तो पीएल डेबिट होगा। लेकिन कंपनी का जो पीएल होता है उसको बोलते हैं स्टेटमेंट, क्या बोलते हैं उसको? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो आप स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस अकाउंट लिख लो टू डेप। फिर देखो, एंट्री फॉर सेल ऑफ एसेट, एसेट बेच रहे हैं तो पैसा आ रहा है, एसेट जा रहा है, बैंक टू एसेट। अच्छा, एसेट बेचे तो प्रॉफिट लॉस होगा सर जी। हाँ, अगर मान लो लॉस हुआ तो लॉस क्या करेगा? हमारा एसेट को घटा देगा,
तो लॉस का एंट्री क्या होगा? लॉस होने से आपको पता है पीएल अकाउंट डेबिट होता है। हाँ, और एसेट को घटाएगा तो एसेट क्रेडिट होगा लॉस का केस में, और लॉस का केस में। और प्रॉफिट का केस में क्या होगा? एसेट बढ़ेगा, एसेट टू पीएल। मेरा काम था रीड मारना, आपका एंट्री बहुत आसान है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। चलो मैं बनाता हूं छोटा सा एसेट अकाउंट, है ना। मेरे को इस चैप्टर में एंट्री पास नहीं करना है, खाली लेजर अकाउंट बनाना है, इसलिए एंट्री को मैं रीड मार दिया है। और बहुत आसान भी है, आप लोग को आता है ना। जो लोग फाइनल अकाउंट पढ़ चुके हैं उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। चलो ये हो गया एसेट अकाउंट, छोटा सा बनाएंगे, ज़्यादा बड़ा नहीं सर। हाँ, ये हो गया एसेट अकाउंट। डेट कॉलम भी रहेगा। बोला ना, हम लोग को बोलेगा लेजर अकाउंट बनाने के लिए, हमेशा बोलेगा यहाँ पर क्या बोलेगा? लेजर अकाउंट बनाओ। चलो सबसे पहले नंबर 1, मैं वो एंट्री को नहीं देख रहा हूँ, मैं एंट्री को रीड मार दिया, बोला ना, मतलब मैं, ठीक है ना। मैं बताओ, मान लो बच्चे लोग एसेट हमारे पास पहले से है, कुछ एसेट पहले से है इतना का, तो यहाँ क्या लिखेंगे? टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। सर हाँ, हम लोग को पता है। और ये जो वैल्यू है, ये कौन सा वैल्यू होगा सर? रिटर्न डाउन वैल्यू होगा, मतलब बुक वैल्यू, मतलब जो वैल्यू आएगा डेप्रिसिएशन लेस करने के बाद। क्योंकि इस मेथड में क्या होता है, डेप्रिसिएशन हम चार्ज करते हैं एसेट अकाउंट में ही, मतलब जो एसेट हमारा रहेगा वो डेप्रिसिएशन लेस करने के बाद ही रहेगा, मतलब जो वैल्यू रहेगा एसेट का डेप्रिसिएशन लेस करने के बाद। और मैं क्या बोल रहा हूँ, ये अभी खरीदे नहीं है एसेट, पहले से हमारे पास है, तो आप इसको रिकॉर्ड करोगे बुक वैल्यू में। बुक वैल्यू मतलब जो डेप्रिसिएशन लेस करने के बाद का वैल्यू है ये। चलो पहले से इतना एसेट है, फिर और इतना का एसेट खरीदे, तो जब भी एसेट बढ़ेगा तो कहाँ लिखेंगे? डेबिट साइड, और घटेगा तो कहाँ लिखेंगे? क्रेडिट साइड। बहुत आसान चैप्टर है बच्चों लोग, बहुत ही आसान है। एसेट बढ़ेगा तो डेबिट साइड, घटेगा तो क्रेडिट साइड। तो एसेट खरीदे, बढ़ा, तो यहाँ लिखेंगे टू बैंक अकाउंट, परचेज किए। फिर ना एसेट हम बेचे, तो एसेट घट गया, तो इधर आएगा आपका बाय बैंक, सेल किया एसेट। तो बच्चों अब बेचे हैं तो क्या प्रॉफिट होगा या लॉस होगा? ज्यादातर लॉस निकलता है, तो लॉस क्या करता है? एसेट को घटा देता है, मैं बताया ऊपर में सर। हाँ, बाय स्टेटमेंट, ऐसा लिखेंगे, बाय स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, लॉस। नंबर 4, क्यों 4 लिख रहा हूं? क्योंकि प्रॉफिट होगा या फिर लॉस होगा, और प्रॉफिट होने से इधर आएगा आपका टू स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट। सर हाँ, ठीक है बच्चों लोग। अब क्या होगा, साल के एंड में हमको डेप्रिसिएशन दिखाना पड़ेगा, ठीक है ना। डेप्रिसिएशन हर साल होता है, तो साल के एंड में क्या दिखाना पड़ेगा? डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन। सर किसका डेप्रिसिएशन दिखाएंगे? जो एसेट हमारे पास है। सर कुछ तो एसेट बेच दिए, अगर लगता है कि जो एसेट बेचे हैं वो इस साल का पूरा शुरू शुरू में बेच दिए, स्टार्टिंग में बेच दिए, तो उसका डेप्रिसिएशन नहीं आएगा। लेकिन जो एसेट बेचे हैं बच्चों लोग, मान लो इस साल 4 महीना या 6 महीना रख के बेचे हैं, मान लो कि हमारा पीरियड स्टार्ट हो रहा है 1 जनवरी को, हमारा जो ईयर है मान लो कैलेंडर ईयर है 1 जनवरी से 31 दिसंबर, और ना मशीन को हम लोग बेचे हैं 1 अप्रैल को, इसका मतलब जनवरी फरवरी मार्च 3 महीना रखे थे बिजनेस में, फिर बेचे हैं। तो जो मशीन बेचे हैं, जो एसेट बेचे हैं, उसका डेप्रिसिएशन दिखाएंगे 3 महीना का करंट ईयर में। तो हम डेप्रिसिएशन किसका दिखाएंगे? सोल्ड वाले एसेट का भी, बट कितना महीना के लिए? जितना महीना वो हमारा बिजनेस में इस साल था।
और जो अनसोल्ड है, जो पड़ा हुआ है, जो बच गया हमारे पास, वो तो पूरा साल भर का डेप्रिसिएशन उसका दिखाएंगे। सर जी हाँ। अब आएगा नंबर छक्के, मतलब लास्ट नंबर। अब बैलेंस कर देंगे, डेबिट साइड जोड़ेंगे, यहाँ लिखेंगे और यहाँ लिखेंगे बाय बैलेंस कैरेट डाउन, मतलब इतना का एसेट हमारा बच गया है, इतना वैल्यू का एसेट बिजनेस में साल के एंड में बच गया है ना सर जी हाँ। और फिर नेक्स्ट ईयर, ये जैसे नेक्स्ट ईयर फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा ये सर जी, साथ में टू बैलेंस बी डी हो जाएगा, खत्म हो गया। बस इतना ही है इस चैप्टर में, और भी है, टेंशन मत लो, बहुत कुछ है यार, ठीक है ना, बहुत कुछ है। डेप्रिसिएशन बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये भी। तो बच्चों ये फॉर्मेट आपका खत्म हो गया। तो मैं ना एक तो एग्जाम्पल देता हूं आपको छोटा सा, है ना सर हाँ, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं। कि हम ना मस्त परचेज के एक मशीन परचेज किए हैं, है ना। हम लोग परचेज के मशीन कब सर जी, 1 जनवरी 2010 को। कितना में सर जी खरीदे हैं? 1 लाख में। फिर ना बच्चों लोग, फिर हम मशीन परचेज किए कब सर जी? 1 जुलाई 2010 को ही, 50,000 में। फिर मशीन परचेज किए हम लोग 1 जनवरी 2011 को, 20,000 में। फिर हम सोल्ड किया, मशीन बेचे कब? 1 जुलाई 2013 को बेचे 9,000 में। सर जी ये जो बेचे हैं मशीन, कौन सा मशीन है जो हम परचेज किए थे 1 जनवरी 2010 को? कितना सर? पूरा 1 लाख का? नहीं, 20,000 का। मतलब जो मशीन हम खरीदे थे उसका 1/5 पार्ट बेचे हैं। कितना पार्ट सर जी? 1/5। ठीक है। तो इस नंबर को करने से पहले मैं आपको बताता हूं बच्चे लोग कि हमको ये जानना पड़ेगा, ठीक है। फॉर्मेट के बाद आप ये लिखोगे, फॉर्मेट के बाद आप एग्जाम्पल नहीं लिखोगे, फॉर्मेट के बाद आप ये लिखोगे मेथड्स ऑफ चार्जिंग डेप्रिसिएशन। सर अभी तो बोले कि 2 मेथड है, पहला व्हेन प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट नॉट मेंटेन और दूसरा मेंटेन। नहीं बच्चे लोग, वो था मेथड्स ऑफ रिकॉर्डिंग डेप्रिसिएशन, है ना बच्चे लोग। वो क्या था? मेथड्स ऑफ रिकॉर्डिंग डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन को रिकॉर्ड करने का कितना मेथड है। अभी जो पढ़ाने जा रहा हूँ वो है मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग डेप्रिसिएशन, मतलब डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट करने का कितना मेथड है, डेप्रिसिएशन निकालने का कितना मेथड है। तो बहुत सारे मेथड्स हैं। देखो, स्ट्रेट लाइन मेथड, या इसको बोलते हैं फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड, या ओरिजिनल कॉस्ट मेथड, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, या डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, या रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, सम ऑफ डीड्स मेथड, एन्युटी मेथड, रिवैल्यूएशन मेथड, डिप्लेशन मेथड, मशीन ऑवरेट मेथड, इंश्योरेंस पॉलिसी मेथड, डेप्रिसिएशन मेथड, या सिंकिंग फंड मेथड। बाप रे सर, कितना सारा मेथड। लेकिन बच्चों लोग, हम लोग का जो कोर्स में ना 2 मेथड है, स्ट्रेट लाइन और रिटर्न डाउन वैल्यू। तो हम चर्चा इन दोनों के ऊपर करने वाले हैं केवल, है ना। तो ये एग्जाम्पल जो मैं आपको लिखाया हूं ना, अभी मत करो, वो पहले आप इसको आप देखो, आप फॉर्मेट लिखो, फॉर्मेट कंप्लीट करने के बाद आएंगे एग्जाम्पल में, आएंगे। फॉर्मेट कंप्लीट कर लो, लिख लो कॉपी में, फिर सीधा मेथड्स ऑफ चार्जिंग डेप्रिसिएशन में आ जाओ, है ना। ये लिखो कॉपी में सर हाँ। तो सबसे पहला अब यहाँ पर लिखा है, देखो, द इफ द रेट ऑफ डेप्रिसिएशन इज गिवन विद द वर्ड पर annum, है ना। मतलब सॉरी, ऐसा लिखा है, अगर आपको डेप्रिसिएशन दिया है, डेप्रिसिएशन लिखा है 10%, मतलब पर annum नहीं लिखा है, तो पूरा डेप्रिसिएशन पूरा साल भर का निकलेगा, फिर मंथ उनका कैलकुलेशन नहीं करना पड़ेगा, वो लिखा हुआ है। ठीक है सर, ये तो जब प्रैक्टिकल करेंगे तब यूज करेंगे। तो मैं बोला 2 मेथड हमारा मेन है, स्ट्रेट लाइन मेथड और रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। तो चलो पहले स्ट्रेट लाइन मेथड। इस मेथड में क्या होता है, जो डेप्रिसिएशन हम कैलकुलेट करते हैं बच्चों लोग, वो निकालते हैं ओरिजिनल कॉस्ट के ऊपर, है ना। आपको डेप्रिसिएशन का परसेंटेज दिया होगा, 10%, 12% दिया होगा, तो जितना परसेंट दिया होगा वो किस पर निकालेंगे सर? ओरिजिनल कॉस्ट के ऊपर।
है ना। ठीक है सर जी, हाँ। या एक तरीका ये है, जिससे आपको ओरिजिनल कॉस्ट दिया है एसेट का 1 लाख और बोला है डेप्रिसिएशन 10% है साल भर का, तो ये हो जाएगा 10,000, ऐसा निकालोगे। या आपको एसेट का ओरिजिनल कॉस्ट दिया है, साथ में स्क्रैप वैल्यू दिया है 10,000, टाइम दिया है 10 साल, तो 9,000 आप डेप्रिसिएशन निकालोगे इससे। या फिर आप क्या करोगे, डिवाइड करोगे ओरिजिनल कॉस्ट को, है ना, लेस स्क्रैप को, मतलब ओरिजिनल कॉस्ट से क्या लेस करोगे, स्क्रैप वैल्यू। देखो ओरिजिनल कॉस्ट से क्या लेस करोगे, स्क्रैप वैल्यू, और डिवाइड करोगे उसको किससे, एस्टिमेटेड लाइफ से इन ईयर्स, तो आपका डेप्रिसिएशन निकल जाएगा। दोनों बात लिख दिया यहाँ पर, है ना, दोनों बात लिख दिया है। तो आप इतना याद रखो, अंडर स्ट्रेट लाइन मेथड क्या होता है, डेप्रिसिएशन निकालते हैं हम लोग ओरिजिनल कॉस्ट के ऊपर, है ना। जितना परसेंट दिया होगा उतना परसेंट निकालेंगे ओरिजिनल कॉस्ट के ऊपर। या फिर आपको अगर क्वेश्चन में कॉस्ट के साथ साथ स्क्रैप वैल्यू दिया है और एस्टिमेटेड लाइफ दिया है एसेट का, तो आप कैसे निकालोगे, कॉस्ट ऑफ एसेट माइनस स्क्रैप वैल्यू बाय एस्टिमेटेड लाइफ इन ईयर्स करके मैं बता चुका हूं आपको। ठीक है ठीक है ठीक है, ये देखो ये दिया हुआ है, कॉस्ट ऑफ एसेट माइनस स्क्रैप वैल्यू बाय एस्टिमेटेड लाइफ इन ईयर्स, एस्टिमेटेड लाइफ इन ईयर्स, ठीक है ना। ये आपका स्ट्रेट लाइन मेथड में इनका ये फॉर्मूला कब अप्लाई करोगे, जब आपको परसेंटेज नहीं दिया होगा डेप्रिसिएशन का, है ना। ठीक है, स्क्रैप वैल्यू दिया रहेगा और एस्टिमेटेड लाइफ इन ईयर्स दिया रहेगा तब। ठीक है, ये किसका फॉर्मूला है सर जी, ये डेप्रिसिएशन निकालने का फॉर्मूला है, कॉस्ट ऑफ एसेट माइनस स्क्रैप वैल्यू बाय एस्टिमेटेड लाइफ इन ईयर्स। ये तो बता चुके हो आप सर जी। ठीक है, फिर रेट ऑफ डेप्रिसिएशन कितने बार निकालने बोलता है, मैं बोला ना, यहाँ पर अपने को रेट नहीं दिया था सर जी, हाँ, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन नहीं दिया था, क्या दिया था उसके बदले, कॉस्ट, स्क्रैप वैल्यू और एस्टिमेटेड लाइफ इन ईयर्स। तो फिर रेट ऑफ डेप्रिसिएशन नहीं दिया तो कैसे निकालेंगे, देखो एनुअल डेप्रिसिएशन, सर कहाँ से लेंगे एनुअल डेप्रिसिएशन, अरे बाबा निकला पर यहाँ पर एनुअल डेप्रिसिएशन निकाले पर तुम इंटू 100 बाय टोटल कॉस्ट ऑफ एसेट, ये फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, एनुअल डेप्रिसिएशन इंटू 100 बाय टोटल कॉस्ट ऑफ एसेट। ये आप 100 को यहाँ मल्टीप्लाई करो, एनुअल डेप्रिसिएशन बाय टोटल कॉस्ट ऑफ एसेट, ऐसा पढ़ेंगे, एनुअल डेप्रिसिएशन बाय टोटल कॉस्ट ऑफ एसेट इंटू 100। सर हाँ, तो स्ट्रेट लाइन के बारे में बता दिया आपको कि परसेंटेज दिया है, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन का परसेंटेज दिया है, तो सीधा कॉस्ट का इतना परसेंट निकाल देंगे। मान लो आपको रेट ऑफ डेप्रिसिएशन नहीं दिया है, उसके बदले आपको स्क्रैप वैल्यू दिया है, एस्टिमेटेड लाइफ दिया है, तो ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, क्या, कॉस्ट ऑफ एसेट माइनस स्क्रैप वैल्यू बाय एस्टिमेटेड लाइफ इन ईयर्स, और ये आपका रेट ऑफ डेप्रिसिएशन निकालने का फॉर्मूला। ठीक है बच्चों लोग, ओके, अभी तक हम लोग थ्योरी में ही हैं। मेरिट्स क्या है, तो सबसे इजी है आपका स्ट्रेट लाइन मेथड में डेप्रिसिएशन निकालना, सिंपल। इक्वलिटी ऑफ डेप्रिसिएशन बर्डन, मतलब हर साल डेप्रिसिएशन का अमाउंट इक्वल रहता है, वो बोल रहे हैं आपको। एसेट कैन बी कंप्लीटली रिटर्न ऑफ, जैसे अभी आपका एसेट 1 लाख का है ना, हर साल 10% डेप्रिसिएशन हो रहा है, तो 10 साल के बाद इसका वैल्यू पूरा जीरो हो जाएगा, मतलब पूरा राइट अप हो जाएगा। इस मेथड में क्या क्या डिमेरिट्स है, डिफिकल्टी इन द डिटर्मिनेशन ऑफ स्क्रैप वैल्यू, मैं क्या बोला, स्क्रैप वैल्यू लेस करना पड़ता है अगर रेट ऑफ डेप्रिसिएशन नहीं दिया है, तो स्क्रैप वैल्यू पता करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, ये तो एस्टिमेट करते हैं हम लोग, है ना, एग्जैक्ट तो नहीं पता कर सकते हैं। अनरियलिस्टिक टू राइट ऑफ द वैल्यू ऑफ एसेट टू जीरो, बोलता है कि ठीक है अभी मशीन 1 लाख का है, 10% के हिसाब से इसका डेप्रिसिएशन हो रहा है, तो 10 साल बाद इसका वैल्यू जीरो हो जाएगा, तो बैलेंस शीट में वैल्यू जीरो आ रहा है मशीन का, लेकिन अभी भी मशीन हमारा बिजनेस में है, काम भी कर रहा है, वर्किंग कंडीशन में है, तो ये अच्छा नहीं है, ये अच्छा नहीं है कि मशीन का वैल्यू जीरो दिखा रहे हैं, लेकिन मशीन अभी भी अच्छा कंडीशन में है, काम कर रहा है फैक्ट्री के अंदर।
अनइक्वल चार्ज अगेंस्ट इनकम। अब ये क्या है सर, अनइक्वल चार्ज अगेंस्ट इनकम? बच्चों देखो, डेप्रिसिएशन पहला साल 10,000, दूसरा साल भी 10,000, तीसरा साल भी 10,000, चौथा साल भी 10,000। ठीक है सर जी। रिपेयर पहला साल 1,000, रिपेयर फिर 2,000, रिपेयर फिर 5,000, रिपेयर फिर 7,000। यहाँ टोटल बर्डन आया डेप्रिसिएशन और रिपेयर मिला के 17,000। यहाँ टोटल बर्डन आया 15,000, रिपेयर और डेप्रिसिएशन मिला के यहाँ 12,000। तो बताओ डेप्रिसिएशन और रिपेयर का जो बर्डन है मिला के कंबाइंड जो बर्डन है वो इक्वल है क्या? नहीं, अनइक्वल है। यही बोला है अनइक्वल चार्ज अगेंस्ट इनकम, है ना। क्या लिखा? विद द पैसेज ऑफ टाइम वर्क एफिशिएंसी ऑफ एसेट डिक्रीजेस एंड रिपेयर एक्सपेंसेस इंक्रीज। देखो, है ना, मैं रिपेयर एक्सपेंसेस बढ़ाया हूं ना सर? हाँ, यहाँ 1,000, यहाँ 2,000, यहाँ 5,000, 7,000। सर जी हाँ, ठीक है। एज ए रिजल्ट लेटर ईयर्स क्या होता है, टोटल बर्डन चार्ज टू पीएल अकाउंट इन रेस्पेक्ट ऑफ डेप्रिसिएशन रिपेयर पुट टुगेदर विल नॉट बी इक्वल ईच ईयर। ये डेप्रिसिएशन और रिपेयर दोनों कहाँ दिखाते हैं? पीएल का डेबिट साइड में। तो हर साल इनका बर्डन इक्वल है क्या? नहीं। क्या है? अनइक्वल है। क्या है? अनइक्वल है। ओमिशन ऑफ इंटरेस्ट फैक्टर, ठीक है ना, वो तो बता दिया आप लोग को मैं। मतलब दिस मेथड डज नॉट टेक इनटू कंसिडर द लॉस ऑफ इंटरेस्ट। अच्छा, मतलब एसेट एसेट खरीदे हम 1,00,000 में, तो ये जो पैसा एसेट में इन्वेस्ट किया बेटा, ये अगर हम कहीं बाहर इन्वेस्ट करते तो उसका इंटरेस्ट मिलता, तो वो इंटरेस्ट हम लूज कर रहे हैं, वो इंटरेस्ट हमको नहीं मिल रहा है, तो वो उस इंटरेस्ट को हम यहाँ कंसिडर नहीं करते हैं, ठीक है ना। बोलते हैं डिफिकल्टी इन कंपटीशन। हाँ, कब हो सकता है? जब क्वेश्चन में आपको बोलेगा कि एसेट, एडिशनल एसेट खरीदे हैं या एसेट बेच रहे हैं, है ना, 4 महीना रख के बेच रहे हैं, 2 महीना रख के बेच रहे हैं, तो उस केस में आपको थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है ना, थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है। तो इससे रिलेटेड हम नंबर करने वाले हैं बहुत सारे, है ना। तो ये मेरिट और डिमेरिट हुआ। अगर कुछ पॉइंट नहीं समझे तो कोई बात नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना सर जी। ठीक है, मैं यहाँ क्या बोला, केवल अनइक्वल चार्ज अगेंस्ट इनकम में क्या बोला कि यहाँ पर डेप्रिसिएशन और रिपेयर का जो बर्डन हर साल इक्वल नहीं रहता है, इस मेथड में इक्वल नहीं रहता है। चलो ठीक है। अब क्या है गया, नॉट अप्रूवल बाय इनकम टैक्स अथॉरिटी। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट क्या बोलता है कि हम इसको कंसिडर नहीं करेंगे। अगर आप डेप्रिसिएशन निकाले हो स्ट्रेट लाइन मेथड से तो हम कंसिडर नहीं करेंगे। वो कंसिडर करते हैं रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड को, जो नेक्स्ट मेथड हमारा है, ठीक है। तो मैं पहले रिटर्न डाउन वैल्यू को भी थ्योरी बता देता हूं। फिर एक साथ प्रैक्टिकल स्टार्ट करेंगे, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में। रिटर्न डाउन वैल्यू देखो, अंडर दिस मेथड डेप्रिसिएशन चार्ज एट ए फिक्स रेट ऑन द ओपनिंग बैलेंस ऑफ एसेट। वहां पर क्या था, स्ट्रेट लाइन मेथड में बच्चे लोग हम डेप्रिसिएशन निकाल रहे थे ओरिजिनल कॉस्ट के ऊपर। हर साल डेप्रिसिएशन निकालेंगे वहां पर ओरिजिनल कॉस्ट के ऊपर, और यहां पर डेप्रिसिएशन निकालेंगे हर साल ओपनिंग बैलेंस के ऊपर, मतलब बुक वैल्यू के ऊपर। बुक वैल्यू मतलब डेप्रिसिएशन लेस करने के बाद जो वैल्यू रहता है। आप इतने ही याद रखो, स्ट्रेट लाइन मेथड में डेप्रिसिएशन निकालेंगे ओरिजिनल कॉस्ट के ऊपर, यहाँ निकालेंगे हम रिटर्न डाउन वैल्यू के ऊपर, मतलब बुक वैल्यू के ऊपर। याद रहेगा सर? हाँ, याद रहेगा, ठीक है ना। ठीक है, ओके। इट इज ऑल्सो नोन एज रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, रिड्यूसिंग इंस्टॉलमेंट मेथड, क्या क्या नाम दिया है, ठीक है। दिस मेथड इज कंसिडर्ड बेटर देन द स्ट्रेट लाइन मेथड। आपको बोला तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बोलता है स्ट्रेट लाइन मेथड से आप डेप्रिसिएशन जो निकाले हम उसको कंसिडर नहीं करेंगे, है ना। आपको निकालना पड़ेगा डेप्रिसिएशन रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड से, बोलता है। अच्छा, यहाँ पर रेट ऑफ डेप्रिसिएशन निकालने का फॉर्मूला दिया है अंडर रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, तो आप अपना बुक में चेक कर लेना फॉर्मूला सही है गलत। हमको अभी जनरली इससे रिलेटेड हमको यूज नहीं करना है, जनरली आपको इसका क्वेश्चन नहीं पूछेगा, ठीक है, इससे रिलेटेड प्रैक्टिकल नहीं पूछेगा आपको। फिर भी आपका ये फॉर्मूला रट लेना, आपका थ्योरी में पूछ देगा तो पूछ देगा।
है ना। देखो क्या है ये, 1 माइनस एंड रूट एस बाई सी इंटू फिर 100 बाहर से है। आर मतलब रेट ऑफ डेप्रिसिएशन, एन मतलब यूजफुल लाइफ ऑफ द एसेट, एस मतलब स्क्रैप वैल्यू, सी मतलब कॉस्ट ऑफ द एसेट। तो आप खाली फॉर्मूला रट लेना, जनरली हमको इससे रिलेटेड क्वेश्चन नहीं पूछेगा। तो बच्चों लोग स्ट्रेट लाइन में क्या था कि हम डेप्रिसिएशन निकालते हैं ओरिजिनल कॉस्ट के ऊपर, रिटर्न डाउन वैल्यू में क्या होता है, हम डेप्रिसिएशन निकालते हैं घटा हुआ वैल्यू के ऊपर, मतलब रिटर्न डाउन वैल्यू के ऊपर, मतलब बुक वैल्यू के ऊपर। एक्चुअली प्रैक्टिकल करने के बाद थ्योरी पढ़ोगे तो और ज़्यादा समझ में आएगा, लेकिन मैं पहले से आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है। क्या लिखा है, मेरिट इजी कैलकुलेशन। देखो चाहे स्ट्रेट लाइन हो चाहे रिटर्न डाउन वैल्यू, कैलकुलेशन आपका इजी ही होता है। हाँ, स्ट्रेट लाइन में थोड़ा ज़्यादा इजी होता है ना। इक्वल चार्ज अगेंस्ट इनकम, मतलब देखो यहां पर क्या होगा, पहले डेप्रिसिएशन मान लो 10,000 आया, फिर 9,000 आया, फिर 8,000 आया, मान लो डेप्रिसिएशन का अमाउंट घटते जाएगा आपको रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड में, है ना। यहाँ डेप्रिसिएशन 1,000 आया, यहाँ 2,000 आया, यहाँ 3,000 आया, ऐसे आ रहा है मान लो। सॉरी, रिपेयर का मतलब डेप्रिसिएशन आपका क्या होगा, घटते जाएगा फ्यूचर का ईयर्स में, लेकिन रिपेयर का जो चार्जेस है, रिपेयर का जो खर्चा है वो आपका बढ़ते जाएगा। डेप्रिसिएशन घटते जाएगा, डेप्रिसिएशन का अमाउंट घटते जाएगा जहां पर, और रिपेयर का चार्जेस बढ़ते जाएगा, लेकिन दोनों को जब जोड़ेंगे तो उसका जो बर्डन आएगा वो इक्वल रहेगा पीएल अकाउंट में। क्या रहेगा, इक्वल रहेगा। बच्चों डेप्रिसिएशन और रिपेयर का जो बर्डन यहां पर इक्वल रहेगा हर साल, ये एक अच्छा चीज है, ठीक है। डेप्रिसिएशन और रिपेयर दोनों दिखाते हैं पीएल का डेबिट में। तो क्या होगा, डेप्रिसिएशन घटते जाएगा फ्यूचर में और रिपेयर का चार्जेस बढ़ते जाएगा, तो दोनों का जो कंबाइन जो बर्डन है वो इक्वल हो जाएगा। किसी को नहीं समझ में आ रहा है तो टेंशन मत लो, जरूरत नहीं है, मेरा फेस टू फेस जब मिलोगे समझा दूँ, क्योंकि ये जो बात बोल रहा हूँ मैं जो प्रैक्टिकल बात बोल रहा हूँ, है ना। अब हम प्रैक्टिकल तो किए नहीं है, अप्रूव्ड बाय इनकम टैक्स अथॉरिटी, इसको अप्रूव किया इनकम टैक्स अथॉरिटी, है ना, मान्यता दिया है। डिमेरिट क्या है, एसेट कैन नॉट बी कंप्लीटली रिटर्न ऑफ। रिटर्न ऑन वैल्यू स्ट्रेट लाइन में क्या होता था कि एक टाइम ऐसा आता है कि एसेट का वैल्यू जीरो हो जाता है, बट यहाँ पर ऐसा नहीं होगा, एसेट का वैल्यू जीरो कभी नहीं होगा। ओमिशन ऑफ इंटरेस्ट फैक्टर वहाँ भी था डिमेरिट में, यहाँ भी है डिमेरिट में, बता दिया हूँ। डिफिकल्टी इन डिटरमाइनिंग द रेट ऑफ डेप्रिसिएशन, मैं अभी तो बोला रेट ऑफ डेप्रिसिएशन निकालने के लिए आपको प्रैक्टिकल देगा ही नहीं, खाली फॉर्मूला पूछ सकता है कहीं पर, क्योंकि बहुत डिफिकल्टी है निकालना वो। ठीक है सर जी, ठीक है, चलो चलो चलो। अब देखो डिफरेंस क्या है स्ट्रेट लाइन मेथड और रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड में। देखो पहला कैलकुलेशन का, देखो यहां पर स्ट्रेट लाइन मेथड में डेप्रिसिएशन निकालते हैं ओरिजिनल कॉस्ट के ऊपर, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड में डेप्रिसिएशन निकालते हैं रिटर्न डाउन वैल्यू के ऊपर, अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन, है ना। यहां पर क्या होता है, इक्वल होता है हर साल। यहां पर क्या, डेप्रिसिएशन का अमाउंट घटते जाएगा फ्यूचर में, गोज ऑन डिक्रीजिंग ईयर आफ्टर ईयर। जीरो लेवल मतलब स्ट्रेट लाइन मेथड में क्या, एक टाइम ऐसा आएगा जब एसेट का वैल्यू जीरो हो जाएगा, है ना, रिड्यूस टू जीरो, बट यहां ऐसा नहीं होगा सर। हाँ, अप्रूवल ऑफ इनकम टैक्स अथॉरिटी, तो स्ट्रेट लाइन मेथड को इनकम टैक्स अप्रूव नहीं किया है, इसको अप्रूव किया है। कैलकुलेशन रेट ऑफ डेप्रिसिएशन यहाँ पर इजी है, यहाँ थोड़ा डिफिकल्ट है। तो सर आप तो दोनों में इजी लिखा है, तो वो थ्योरी में लिखा दिया था, लेकिन थोड़ा सा डिफिकल्ट है इसका कैलकुलेशन, किसका, रिटर्न डाउन वैल्यू का। कंबाइन इफेक्ट ऑफ डेप्रिसिएशन रिपेयर ऑन पीएल अकाउंट, मैं समझा रहा था ना, कंबाइन इफेक्ट ऑफ डेप्रिसिएशन एंड रिपेयर ऑन पीएल। आप नहीं समझ रहे हो तो रट लेना इस लाइन को, बहुत आसान है लेकिन, बट ये प्रैक्टिकल बात है। तो कंबाइन इफेक्ट, देखो कंबाइन इफेक्ट ऑफ जो डेप्रिसिएशन पीएल है वो स्ट्रेट लाइन मेथड में इक्वल नहीं रहता है, यहाँ अनइक्वल था, बताया था आपको अनइक्वल, यहाँ पर इक्वल रहता है।
ऑलमोस्ट इक्वल रहता है, पूरा इक्वल नहीं भी रहता है तो ऑलमोस्ट, देखो ऑलमोस्ट वर्ड यूज किया है ना, एग्जैक्ट इक्वल जरूरी नहीं, ऑलमोस्ट बराबर बराबर रहता है ना सर। हाँ, स्ट्रेट लाइन में इक्वल नहीं होता है, बट रिटर्न डाउन वैल्यू में ऑलमोस्ट इक्वल होता है। ट्रीटमेंट ऑफ स्क्रैप वैल्यू, जब आप स्ट्रेट लाइन मेथड में आप डेप्रिसिएशन निकालते हो तो आप स्क्रैप वैल्यू को कंसीडर करते हो, लेस करते हो। यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं करते हैं, डेप्रिसिएशन इज कैलकुलेटेड ऑन द कॉस्ट ऑफ द एसेट विदाउट डिडक्टिंग स्क्रैप वैल्यू। रिटर्न डाउन वैल्यू में स्क्रैप वैल्यू कंसीडर नहीं करते हैं सर जी। हाँ, तो ये हो गया आपको स्ट्रेट लाइन और रिटर्न डाउन वैल्यू का थ्योरी, है ना। थोड़ा सा मैं रीड मार दिया। ओके, तो अब आगे आपका प्रैक्टिकल स्टार्ट होगा। अब ये इतना लिखने के बाद, थ्योरी लिखने के बाद बच्चों लोग अब आप प्रैक्टिकल स्टार्ट करेंगे। अब इस एग्जाम्पल को लिखो। हाँ, अब कॉपी में इस एग्जाम्पल को लिखो। मैं क्या क्या पढ़ा दिया तुमको, पहले बताया कि डेप्रिसिएशन को रिकॉर्ड करने का दो मेथड है। पहला, व्हेन प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट इज नॉट मेंटेन, और दूसरा व्हेन प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट इज मेंटेन। तो व्हेन प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट मेंटेन अभी हम पढ़े ही नहीं है, स्टार्ट ही नहीं किए हैं। उसमें क्या, यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या किया, हम खाली एसेट अकाउंट बनाए हैं बच्चों लोग। हम पढ़ रहे हैं हम पढ़ रहे हैं क्या बच्चों लोग, व्हेन प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट नॉट मेंटेन, मतलब डेप्रिसिएशन के लिए हम अलग से अकाउंट नहीं बनाए हैं, है ना। मतलब हम डेप्रिसिएशन को एसेट अकाउंट में यहाँ चार्ज करेंगे। तो देखो इस मेथड में क्या होगा मैं बता देता हूँ। ये क्या है, व्हेन प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट इज मेंटेन में क्या होगा, अभी बता नहीं रहा हूँ, कि एक एसेट अकाउंट बनेगा सर जी। हाँ, वहां भी बनाए थे आप। और एक एक्स्ट्रा अकाउंट बनेगा अलग से, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, डेप्रिसिएशन नहीं, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, है ना। पहला बना एसेट अकाउंट, दूसरा क्या, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, है ना। तो ये अभी हम पढ़ना स्टार्ट नहीं किए हैं, ठीक है ना। कुछ क्लास के बाद पढ़ना स्टार्ट करेंगे इसको, कुछ क्लासेस के बाद, है ना, 2 4 5 क्लासेस के बाद पढ़ना स्टार्ट करेंगे सर जी। हाँ, तो अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं व्हेन प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट नॉट मेंटेन। तो मैं आपको क्या बोला बच्चों लोग, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर हम प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट नहीं बनाएंगे, केवल बनाएंगे एसेट अकाउंट। क्या बनाएंगे, एसेट अकाउंट। तो बच्चों लोग डेप्रिसिएशन को रिकॉर्ड करने का दो तरीका है, दो मेथड है। पहला, व्हेन प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट नॉट मेंटेन, ये वही है नॉट मेंटेन वाला। मतलब यहाँ पर हम प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट नहीं बनाएंगे, यहाँ पर हम लोग प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट नहीं बनाएंगे, केवल एसेट अकाउंट बनाएंगे मतलब। और जो भी डेप्रिसिएशन आएगा हमारा, वो कहाँ चार्ज कर देंगे, एसेट अकाउंट में, है ना। एसेट अकाउंट का कहाँ, क्रेडिट साइड में। एसेट अकाउंट का कहाँ, क्रेडिट साइड में। फिर मैं बताया क्या आपको कि डेप्रिसिएशन निकालने का बहुत सारा मेथड है। नॉट मेथड पढ़ा था मैं, जिसमें से हमको दो पढ़ना है, स्ट्रेट लाइन मेथड और रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, ठीक है। तो स्ट्रेट लाइन मेथड में कैसे डेप्रिसिएशन निकालते हैं वो बता दिया, रिटर्न डाउन वैल्यू कैसे निकालते हैं वो भी बता दिया, ठीक है। तो ये आप एग्जाम्पल लिख लो और इसको तुम करना। यहाँ पर करना क्या है सर बताओ तो पहले, डेप्रिसिएशन है, अब लिख लो 10% स्ट्रेट लाइन मेथड। यहाँ पर डेप्रिसिएशन निकालना है हम लोग स्ट्रेट लाइन मेथड से, ठीक है ना। डेप्रिसिएशन निकालना है स्ट्रेट लाइन मेथड से। प्रिपेयर मशीनरी अकाउंट फॉर 1 2 3 4 ईयर्स फ्रॉम 2010 टू 2013। ये आपको बनाना है, मशीनरी अकाउंट बनाना है। मैं नेट क्लास चेक करूंगा, हुआ, मैं नेट क्लास वो चेक करूंगा। अब ये क्वेश्चन लिख लो, खरीदे मशीन, फिर खरीदे, फिर यहाँ बेचे। और अब ये जो बनाना है आपको, यहाँ पर मशीनरी अकाउंट बनाना है, और यहाँ डेप्रिसिएशन जो कैलकुलेट करना है वो
स्ट्रेट लाइन मेथड से। कौन सा मेथड से? स्ट्रेट लाइन मेथड से। ठीक है, तो आप करके रखना, फिर नेक्स्ट क्लास में आपको इसका बताऊंगा स्ट्रेट लाइन मेथड में। ठीक है, और 2-4 नंबर करने के बाद मैं इसी नंबर को फिर करूंगा रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड में।